So continuing our discussion related with प्रोपोर्शनल काउंटर, हम लोग फिल गैस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। हम लोग इस लाइन तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे इस लाइन। राइट, करेक्ट। Furthermore, they cause avalanche to spread around the anode to some extent, increasing the possible dead time effects and reducing the spatial resolution of position sensing detectors. यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट। हम लोग क्या बोल रहे थे कि उस समय पे जो फोटोन जो इंड्यूस्ड होते हैं, बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे छोड़ा था जो सेकेंड, जो प्राइमरी आयोनाइजेशन जो हुआ उससे जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी गेन करेगा वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जाकर के कोलिजन करेगा और उस कोलिजन के में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो एटम्स जो न्यूट्रल एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाए, एंड जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जब फॉल करेगा तो उस समय पे फोटोन्स निकल सकता है या अल्ट्रावायलेट लाइट निकल सकता है, राइट। और वो अल्ट्रावायलेट और लाइट या फोटोन जो निकलेगा वो क्या करेगा, गैस के अनदर मोलिक्यूल्स को विच इज फार फ्रॉम द प्लेस ऑफ द इवेंट, उस एटम से दूर जाकर के वो क्या करेगा, वो वहां के गैस मोलिक्यूल्स को आइदर आयोनाइज कर सकता है, राइट, या वो जाकर के आपके कैथोड से भी टकरा सकता है और वहां पे आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है। और ये क्या कर रहे थे, इस टाइप के इवेंट्स जो थे वो यहाँ की जो गैस जो मल्टीप्लिकेशन जो है, जो वो प्रोसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी डेवलप होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस जो है प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में डिग्रेड होता है। However, in the case of GM region, this phenomenon is preferable, correct। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रोपोर्शनल काउंटर में ये जो इंड्यूस्ड फोटोन्स जो हैं वो क्यों इनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल होने का रीजन ये है क्योंकि दे कैन लीड टू लॉस ऑफ वही प्रोपोर्शनलिटी, और दूसरा जो था दे कैन क्रिएट द स्पूरियस पल्सेस, करेक्ट। फर्दरमोर हमने ये भी बोला था उस समय पे कि उसके अलावा स्पूरियस पल्स और लॉस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रिएट करने के अलावा ये लोग ये क्या करते हैं, इंड्यूस्ड फोटोन जो हैं वो एवलांच भी स्प्रेड करते हैं अराउंड द एनोड वायर, और उससे क्या होता है कि डेड टाइम इंक्रीज हो सकता है, डेड टाइम इफेक्ट आ सकता है। वो चीज एक्सप्लेन किया था, और डेड टाइम इफेक्ट के साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी लूज होएगा, थोड़ा कम हो जाएगा इन केस ऑफ पोजीशन सेंसिंग डिटेक्टर्स के, जहाँ पे हमें पोजीशन भी सेंस करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट हो, पोजीशन सेंस करने का रिक्वायरमेंट हो कि इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे हिट किया था, राइट। जैसे गामा कैमरा में भी हम लोग पोजीशन डिटरमिन करते हैं तो पोजिशनल एक्यूरेसी में भी एरर आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस फोटोन इंड्यूस के चलते। अब इसका उपाय क्या है, इट हैज बीन फाउंड दैट कि addition of a small amount of polyatomic gas such as methane to many of the common fill gas will suppress the photon induced effect। वो क्या करेगा, यदि हम मान लो कि जो भी फिल गैस है उसके में हम पोलीएटॉमिक गैस ऐड कर दें, सच एज मीथेन को ऐड करें, तो उस केस में ये फोटोन इंड्यूस इफेक्ट जो है, राइट, वो सप्रेस हो जाता है, राइट। कैसे, बाई प्रेफरेंशियली एब्जॉर्बिंग द फोटोन्स इन ए मोड दैट डजंट लीड टू फर्दर आयोनाइजेशन। वो क्या करते हैं कि ये पोलीएटॉमिक गैस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो फोटोन जैसे इंड्यूस होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये फर्दर जो आयोनाइजेशन जो होता है वो नहीं हो पाता है, करेक्ट। जो अदर गैस मोलिक्यूल्स को जो आयोनाइज, न्यूट्रल मोलिक्यूल्स को आयोनाइज कर रहे हैं उनको आयोनाइज करने के पहले ही ये क्या करते हैं, जैसे फोटोन इंड्यूस हुआ उसको उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और समटाइम्स
यही पॉलीएटॉमिक गैस जो होते हैं अपने आप डिसोशिएट भी हो जाते हैं कुछ, जैसे इथाइल अल्कोहल। बाकी वहाँ पे देखेंगे कि जो जीएम ट्यूब में क्या ऐड करते हैं और प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल काउंटर में हमने देखा कि यहाँ पे मीथेन ऐड करते हैं एक। आगे चलते हैं। मोस्ट monoatomic counter gas operated at high values of gas multiplication. They require the use of polyatomic stabilizing additive और इस कंपोनेंट को क्वेंचिंग गैस भी बोला जाता है। क्या बोला यहाँ पे? मोनोएटॉमिक, मोस्ट मोनोएटॉमिक काउंटर गैस operated at high values of gas multiplication, right, requires the use of such a polyatomic स्टेबलाइजिंग एडिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि जो एक मोनो एटॉमिक गैस फिल करते हो उसके अंदर, राइट, ये फोटोन इंड्यूस्ड फेनोमेनन जो है उसको सप्रेस करने के लिए हमें पॉली एटॉमिक गैस जो है ऐड करना पड़ता है। और इस पर्टिकुलर एडिशन को, एक कंपोनेंट जो ऐड करते हैं उस गैस को जो बोलते हैं क्वेंच गैस भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसने क्या किया कि जो भी फोटोन जो इंड्यूस हुआ उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्विंच कर दिया, मतलब उस चीज को बुझा दिया, उस फेनोमेनन को जो आगे हो सकता था, जो फर्दर आयोनाइजेशन क्रिएट कर सकता था कहीं दूर जा करके, उसको उसने क्विंच कर दिया। द नोबल गैसेस आइदर प्योर हो या बाइनरी मिक्सचर हो, राइट, can be useful proportional gases provided the gas multiplication factor is kept below 100। क्या बोल रहे? यदि गैस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, मतलब एक आयोनाइजेशन 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के दिखता है, तो उस केस में ये क्या बोल रहा है? नोबल गैस चाहे प्योर हो या मिक्सचर में हो, राइट, इससे तो काम चल जाता है, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है कि गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 100 से बिलो होना चाहिए। बियॉन्ड दिस पॉइंट, यदि इससे ज्यादा आप मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या आप चाहते हैं, तो एडिंग ए क्वेंच गैस इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इनस्टेबिलिटीज एंड प्रोपोर्शनलिटी लॉस कॉज्ड बाय द प्रोपगेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट फोटोन्स। तो उस केस में आपको यदि 100 से बियॉन्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चाहते हैं कि जो प्राइमरी आयोनाइजेशन जो हो वो मोर देन 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के दिखे, तो उस केस में हमें क्वेंचिंग गैस ऐड करना चाहिए टू स्टेबलाइज, राइट, द परफॉर्मेंस एंड प्रोपोर्शनलिटी, जो लॉस जो हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए। बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर आर्गन को यूज करते हैं। आर्गन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ द इनर्ट गैस, राइट, एज ए इनर्ट गैस आर्गन को यूज करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर, चीपर होता है। एंड ए मिक्सचर ऑफ 90% ऑर्गन एंड 10% मिथेन मिलाते हैं यहाँ पे, राइट, 10% जो है क्वेंचिंग गैस मिला दिया और इसी गैस को बोलते हैं P10 गैस, राइट। And this is probably the most common general purpose proportional gas है। मतलब प्रोपोर्शनल काउंटर का जो गैस जो होता है वो P10 गैस होता है और उसमें क्या होता है? 90% क्या होता है? आर्गन और 10% मीथेन। चले आगे, बढ़िया। When applications require high efficiency for the detection of gamma rays photon by absorption within the gas, the heavier inert gas krypton or xenon are sometimes substituted। क्या बोल रहे हैं? उसमें बोल रहे हैं यदि आपको हाई एफिशिएंसी चाहिए गामा रे फोटोन के डिटेक्शन की, तो राइट, तो उस केस में हेवियर इनर्ट गैस यूज करते हैं, कौन सा? क्रिप्टन या जेनन। Many hydrocarbon gases such as methane, ethylene and so on are also suitable proportional gases and are widely applied where stopping power is not a major consideration। क्या बोला? जो गैस जो है उस केस में हाइड्रोकार्बन गैसेस भी अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, मीथेन, इथिलीन
एंड उससे रिलेटेड जो भी और भी जो भी हो एंड सो ऑन आर ऑल्सो सुटेबल प्रोपोर्शनल गैसेज एंड वाइडली अप्लाइड वेयर स्टॉपिंग पावर इज नॉट ए मेजर कंसिडरेशन। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पावर मतलब यदि बहुत बड़ा इशू नहीं है तो उस केस में ये भी गैस काम आ सकती है। इन एप्लीकेशन वेयर द सिग्नल इज यूज्ड फॉर कोइंसिडेंस और फास्ट टाइमिंग पर्पस, मतलब जहां पे ऐसा एप्लीकेशन है कि जहां पे हमें सर्किट जो यूज करना है वो कोइंसिडेंस के लिए यूज करना है, जैसे पेट में, राइट। तो पेट जैसे पॉजिट्रॉन इमिशन को डिटेक्ट करना है तो उस केस में यदि कोइंसिडेंस सर्किट मुझे चाहिए, राइट। और या फास्ट टाइमिंग पर्पस, फास्ट टाइमिंग पर्पस मतलब काउंट रेट एप्लीकेशन जो है, वेरी हाई काउंट रेट मेजर करना है जहां पे, राइट। तो उस केस में गैसेस विथ हाई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर प्रेफर्ड, जिनकी मोबिलिटी जो हो वो ज्यादा हो वो गैस की, राइट। क्योंकि प्रोपोर्शनल काउंटर में जब तक ये प्रोपोर्शनल जो रीजन जहां पे जो गैस एम्प्लीफिकेशन रीजन है जब तक वो पहुंचेगा नहीं वहां पे तब तक उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होएगा, और इसको यहां से यहां तक मूव करने में टाइम लगता है। इसी एक गैस मोबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि हाई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी चाहिए, यदि उस केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा गैस चाहिए जहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी से नीचे मूव कर सके, तेजी से मूव करेगा तभी जाकर के फास्ट टाइमिंग रिस्पांस वाला, फास्ट टाइमिंग रिस्पांस की तरह हमारा प्रोपोर्शन काउंटर जो है वो काम कर सकता है, ठीक है। सभी सो रहे। सो प्रोपोर्शनल काउंटर्स यूज्ड फॉर थर्मल न्यूट्रॉन डिटेक्शन, राइट। यदि प्रोपोर्शनल काउंटर का यूज जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन के डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं तो उस केस में गैस जो यूज होती है BF3 और हीलियम हीलियम 3 He3 एज प्रोपोर्शनल गैस, ठीक है। He3 या BF3 देख लेना, ये तो बेरियम फ्लोराइड है, ठीक है। वेयर इज प्रोपोर्शनल काउंटर्स अप्लाइड इन फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए तो आर फिल्ड विथ हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम और सम अदर लो एटॉमिक नंबर गैस चाहिए। देखो लो एटॉमिक, इसके लिए थर्मल न्यूट्रॉन के डिटेक्शन के लिए BF3 और He3 ये जरा देख लेना, राइट, चेक कर लेना। एज ए प्रोपोर्शनल गैस BF3 तो पक्का यूज होता है। वेयर इज प्रोपोर्शनल काउंटर, यदि आप फास्ट न्यूट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं तो उस समय पे गैस क्या किससे से फील्ड होना चाहिए, फील्ड गैस होना चाहिए हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम और सम अदर लो एटॉमिक नंबर गैस। इन डोसीमेट्री स्टडी, यदि मान लो कि आप डोसीमेट्री स्टडी के लिए प्रोपोर्शनल काउंटर यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज ए फील्ड गैस दैट हैज अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू। उसका कंपोजिशन जो होना चाहिए वो बायोलॉजिकल टिश्यू के इक्विवेलेंट उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए। फॉर सच पर्पस ए mixture consisting of 64.4% methane, 32.4% carbon dioxide and 3.2% नाइट्रोजन इज रिकमेंडेड। डोसीमेट्री पर्पस के लिए क्या क्या यूज करते हैं, 64.4% मीथेन, 32.4% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3.2% नाइट्रोजन। सही है। अच्छा एग्जाम में तो पूछूंगा, तो बीच से ही उठा के पूछूंगा कुछ ना कुछ, ऐसा मैं छोड़ने वाला, जो नहीं देखा होगा तो मरेगा। अब तो ऑब्जेक्टिव तो लेके आऊंगा ये भी पक्का है, हाँ। और दूसरा कोई तरीका नहीं है पढ़ने पढ़ाने का, अब वो इंटरनल में डालेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। इवन दो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, it has been shown that air can serve as an acceptable proportional gas under special circumstances, ठीक है। मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एयर को भी एज ए
प्रोपोर्शनल गैस यूज करा जा सकता है। इफ द डिस्टेंस दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट ट्रेवल is only 1 to 2 mm and the electric field is kept high in the drift region, enough electron escapes attachment to form small but detectable avalanches. यदि मान लो कि ये डिस्टेंस 1 to 2 mm है, इलेक्ट्रॉन जो भी वहां से निकल रहा है उसको 1 से 2 मिलीमीटर ही ट्रेवल करना पड़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इट इज केप्ट हाई, उसको हाई रख रहे हैं ड्रिफ्ट रीजन में, इन द ड्रिफ्ट रीजन इनफ इलेक्ट्रॉन एस्केप्स फ्रॉम द अटैचमेंट, मतलब वो अटैच नहीं हो पाएंगे, राइट, वो एस्केप कर जाएंगे टू फॉर्म ए स्मॉल बट डिटेक्टेबल एवलांच बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एवलांच बनेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो काम चल जाएगा। अल्टरनेटिवली electrons may attach to oxygen molecules in the air and drift slowly to near the anode, बड़ी धीरे धीरे चलेंगे, where some are detached through collision and multiplied initiating avalanche near the wire. अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो होंगे वो कोलिजन के दौरान जो अटैचमेंट हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन अटैच हुए थे वो डिटैच हो जाएंगे, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो डिटैच होंगे वहां पे वो जाकर के जैसे एनोड के आसपास में आएंगे तो वहां पे एवलांच क्रिएट कर देंगे, क्योंकि वहां पे जाकर के वहीं पे गैस मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा होता है, राइट, क्लियर, हाँ बढ़िया। फॉर ए स्टेबल ऑपरेशन ambient air must generally be purged of water vapor and organic vapor before introduction into the counter volume. क्या बोला कि यदि आप स्टेबल ऑपरेशन चाहते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर का, तो उस केस में एम्बिएंट एयर जो भी एयर है उससे क्या चीज हमें हटाना पड़ेगा, वाटर वेपर हटाना पड़ेगा और ऑर्गेनिक वेपर। उसके बाद बिफोर रिमूविंग ये पहले हटा दो, वाटर वेपर उसका निकाल दो, ऑर्गेनिक वेपर निकाल दो, उसके बाद उसको सेंड करो जो कंटिन्यूअस फ्लो में। ऑर्गेनिक वेपर क्या होता है? ऑर्गेनिक वेपर इथाइल अल्कोहल, राइट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर अप टू 10% कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए कन्वेंशनल प्रोपोर्शनल गैस यूज्ड इन कंटिन्यूअस फ्लो टू मॉनिटर रेडॉन एंड अदर एयरबोर्न रेडियो एक्टिविटी, राइट, एयरबॉर्न रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए, रेडॉन मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं लोग, स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, 10% एयर ले लेते हैं, कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस इनटू द कन्वेंशनल प्रोपोर्शनल गैस यूज्ड इन कन्वेंशनल फ्लो मॉनिटर। कन्वेंशनल फ्लो जो है उसमें बताया था ना कि एक एंड से जो है एयर जाएगा दूसरी तरफ निकल जाएगा, या तो बाहर निकाल दो या प्यूरिफाई करो, प्यूरिफाई करके रिसाइकिल करो, राइट। तो इस टाइप के मॉनिटर में 10% एयर यूज कर लेते हैं। पहले बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए, फिर अभी बोला कि उससे भी काम चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया जा सकता, थोड़ा रिड्यूस परफॉर्मेंस होगा बट ऐसा नहीं है कि काम चला, और कहाँ कहाँ पे काम चलाया जा सकता है उसकी बात कर रहा है, राइट। With counter design chosen to minimize electron drift distance, usable performance can be achieved, although higher applied voltage are required to compensate for electron loss to attachment to oxygen. मतलब इसका ये बोल रहा है कि with counter design, ऐसा काउंटर डिजाइन किया गया हो जहां पे हम क्या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहे हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि बहुत लंबा ट्यूब होगा, यदि लार्ज वॉल्यूम का होगा, राइट, तो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने यहां तक पहुंचना, इस रीजन तक पहुंचना, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन यदि ये डिस्टेंस मिनिमाइज कर सकते हो तो अब जैसे मान लो कि हमने ऐसा ले लिया, तो यहां तो वो डिस्टेंस मिनिमाइज हो गया जो उसको ट्रेवल करना है, करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं, विथ काउंटर डिजाइन चूजन टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट डिस्टेंस, यूजेबल परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड। जो यूज करने जितना चाहिए हमें परफॉर्मेंस वैसा अचीव किया जा सकता है, ऑल्दो
हायर अप्लाइड वोल्टेज आर रिक्वायर्ड। उस केस में बाहर जो इसको जो वोल्टेज जो लगाना पड़ेगा इसके और इसके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में, राइट, एक्सटर्नल वोल्टेज ये ज्यादा लगाना पड़ेगा उस समय पे, राइट। और ये क्यों चाहिए? हायर वोल्टेज आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर इलेक्ट्रॉन लॉस अटैचमेंट टू ऑक्सीजन। मतलब जो ऑक्सीजन के साथ जाकर के जो इलेक्ट्रॉन अटैच हो जा रहा है, इसलिए हाई वोल्टेज लगाना है। हाई वोल्टेज लगाएंगे तो फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो अटैचमेंट के लिए टाइम कम मिलेगा। इवन इफ अटैच भी हो गया तो बाकी के साथ जाकर के लास्ट में जब यहाँ पे पहुंचेगा, इस रीजन में पहुंचेगा, एनोड के आसपास में पहुंचेगा, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और अदर मोलिकुल से टकरा करके फिर डिटैच हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहां पे जाकर के प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों फेनोमेना होती रहेगी। यहाँ समझ गए? नहीं समझ? ओके। These losses occur primarily during drift phase, where electron energy is low, and fewer are lost in the avalanches where the distance are much smaller and the electron energy is higher. ये क्या है? These losses मतलब जो अटैचमेंट के कारण जो लॉस होता है वो कब होता है? ड्यूरिंग द ड्रिफ्ट फेज में होता है। कब? वेयर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज लो, एनर्जी लो है, राइट, तो अटैचमेंट सादे होगा। एंड व्हेन फ्यूअर आर लॉस्ट इन द एवलांच, एवलांच में कम लॉस्ट होता है। वेयर द डिस्टेंस इज मच स्मॉलर, डिस्टेंस बहुत कम है तो वहां पर भी टाइम कम लगेगा, राइट अगेन, और वो जल्दी पहुंचे, डिस्टेंस कम है, अटैचमेंट यहां नहीं होगा। और फिर ये क्या बोला? यहां बोला क्या है? डिस्टेंस आर मच स्मॉलर एंड द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज हायर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई है तो अटैचमेंट कम होगा, ठीक। एवलांच के टाइम पे अटैचमेंट कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तब अटैचमेंट कम होगा, राइट, और एनर्जी हाई होगा तब अटैचमेंट कम होगा। जब एनर्जी लो होगा तभी जाकर के अटैचमेंट होगा। चलिए आगे बढ़े। गुड। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिल गैस कैन बी चेंज्ड significantly by a small concentration of a second gas whose ionization potential is less than that of the principal component. क्या हुआ? बेसिक प्रॉपर्टी जो है जो फिल गैस की, उसको चेंज करी जा सकती है, सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा या चेंज किया जा सकता है बाय एडिंग स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ, एक सेकेंड गैस ऐड करना है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्राइमरी वाले से कम होना चाहिए, ठीक है, ओके। वन मैकेनिज्म नोन एज, इसको बोलते हैं पेनिंग इफेक्ट, PENNING, पेनिंग इफेक्ट, यानी इट इज रिलेटेड टू द existence of long lived or metastable excited states in the principal gas. If the excitation energy is larger than the ionization energy of the added component, then a collision between the metastable excited atoms and neutral additive atoms can ionize the additive. कुछ समझ में आया? नहीं आपको? देखिए ये लाइन तो क्लियर हो गया था। बेसिक प्रॉपर्टीज जो है फिल गैस की वो सिग्निफिकेंटली चेंज करी जा सकती है बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटीज। भी यदि आप कोई भी गैस का ऐड कर दोगे जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो पहले प्राइमरी जो गैस जो था उससे कम होना चाहिए। एक बात एक क्लियर हो गया। दूसरा बोला वन मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म को बोलते हैं पेनिंग इफेक्ट, वो क्या है? इट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग लिव्ड और मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट्स इन द प्रिंसिपल गैस। मतलब जो गैस जो है, बहुत सारे रेडियो आइसोटोप भी तो आपको पता है ना कि टेक्नीशियम 99 है, वो क्या है? मेटास्टेबल स्टेट में है और वो कितना 6 घंटे तक रह सकता है। अभी तो उसका हाफ लाइफ है ना, लंबे समय तक वो रह सकता है एंड देन इट कैन डिके। तो वैसे बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं जो मेटास्टेबल स्टेट्स, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग लिव्ड और मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट्स, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स में लंबे समय तक रह सकते हैं। तो वैसा एटम भी यदि उस गैस में मिला दिया जाए या उसमें प्रेजेंट हो, उस टाइप का गैस जिसमें लॉन्ग लिव्ड और मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट्स में वो एटम्स जाके लंबे समय तक रहते हैं,
राइट। तो वो भी उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पैनिंग इफेक्ट, यही बोल रहे हैं। देखो, one mechanism known as panning effect is related to existence of long-lived or metastable excited states in the principal gas, correct? ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, if the excitation energy जो है is larger than the ionization energy of the added component, जो कंपोनेंट आपने ऐड किया, राइट, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है एक्साइटेशन एनर्जी, तो क्या होगा, देन ए कोलिजन बिटवीन मेटा स्टेबल स्टेट एंड न्यूट्रल एडिटिव एटम्स, तब ये दोनों जब कोलाइड करेंगे, ये जो मेटा स्टेबल स्टेट्स वाले हैं और जो न्यूट्रल एडिटिव एटम्स जो हैं, वो दोनों जब कोलाइड करेंगे तो आयोनाइजेशन हो जाएगा एडिटिव का, जो भी आपने ऐड किया है उसका कोलिजन हो, वो टूट जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलूं? चलिए दूसरी बार क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Because the excitation energy would otherwise be lost without the additive, a greater number of ion pairs will be formed per unit energy lost by the incident radiation. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया बात। Because the excitation energy would otherwise be lost without the additive, यदि हम एडिटिव नहीं यूज करते तो क्या होता, एक्साइटेशन एनर्जी जो थी वो लॉस्ट हो जाती, वो किसी काम की नहीं होती, राइट। ए ग्रेट नंबर ऑफ आयन पेयर्स विल बी फॉर्म्ड पर यूनिट एनर्जी लॉस्ट बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। तो अब क्या होगा कि एक ग्रेटर नंबर ऑफ आयन पेयर विल बी फॉर्म्ड पर यूनिट एनर्जी लॉस। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो देखो नंबर ऑफ, वही बोल रहे हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ आयन पेयर्स विल बी फॉर्म्ड पर यूनिट एनर्जी लॉस्ट बाय द इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि एडिटिव है, एडिटिव को वो आयोनाइज कर रहा है, एडिटिव का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां से आसानी से निकल जा रहा है। तो जो प्राइमरी पहले जितना होता था एडिटिव नहीं होता तो वो एनर्जी लॉस्ट हो रही थी, अब वही एनर्जी जो लॉस्ट हो रही थी वो फर्दर और इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आ जा रही है, तो इसलिए नंबर ऑफ आयन पेयर्स बढ़ जा रहे हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल W वैल्यू मतलब वर्क फंक्शन वैल्यू फॉर आर्गन कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 26.2 टू 20.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिडक्शन किया थ्रू द एडिशन ऑफ ए स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ इथिलीन। समझ गए? तो वर्क फंक्शन कम हो गया तो ज्यादा आयोनाइज होगा। अब तो मतलब कम ही एनर्जी होगी तभी भी आयोनाइज हो जाएगा ना, जितना वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उतने ज्यादा उसको ओवरकम करने के बाद ही तो आयोनाइजेशन होगा में यूज होगा। मतलब वर्क फंक्शन मींस दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच विल रिक्वायर, यस, कि वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतना तो चाहिए कम से कम। अब वो एनर्जी कम हो जा रही है किसको, जस्ट बाय एडिशन ऑफ a small concentration of ethylene. Furthermore, because of a greater fraction of the incident radiation energy is converted into ions, the relative fluctuation in the total number of ions is decreased by as much a factor of 2. अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे क्या फायदा हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू आयन। अब क्या हुआ, एडिटिव डालने से जो एनर्जी जो थी वो यूज हो रही है लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स बनाने में। तो लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टैटिस्टिक्स बढ़ेगी, पल्स का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ जाएंगे, ये बात बोल रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ेंगे तो रिलेटिव फ्लक्चुएशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एरर अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी बेसिकली। बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट इन एनर्जी रिजोल्यूशन,
अब उसके चलते क्या होगा कि एनर्जी रेजोल्यूशन इंप्रूव करेगी, क्योंकि दोनों पिक जो होंगे वो बिल्कुल सेपरेटेड, दो पल्स जो थे वो बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे. सो बिकॉज ऑफ द corresponding improvement in energy resolution, fill gases that consist of penning mixtures are commonly chosen for proportional counters applied in radiation spectroscopy. जब रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, मतलब यदि प्रोपोर्शनल काउंटर का यूज एज ए स्पेक्ट्रोमीटर करेंगे तो वहां पे जो गैस डालेंगे उसमें ये पेनिंग टाइप का मिक्सचर लेना पड़ेगा, कि वो गैस का वो मिक्सचर लेना है जो एक्स्ट्रा जो डालना है, एडिटिव जो डालना है वो मेटा स्टेबल स्टेट्स या लॉन्ग लिव्ड वाले टाइप के होने चाहिए, अगेन विथ लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल. क्लियर? वेरी नाइस. Some values of W and Fano factor F for common proportional gases are given in table 6.2 later in this chapter. वो आगे कहीं देगा. Other values क्या बोले, measured for novel gases and their mixtures are reviewed and reported in reference 29 to 31. मतलब यदि किसी को डिटेल में देखना है और जानना है तो इसके बारे में भी डिटेल चीजें आपको मिल सकती हैं कि कौन कौन सा मिक्सचर जो है नोबेल गैस के साथ जो यूजफुल कॉम्बिनेशंस बन सकता है और क्या मिक्सचर में डालना है. देखो ये सारे नॉलेज और रेफरेंस क्यों प्रोवाइड कर रहा है ऑथर, उसका पर्पस है. ये सब चीजों की जरूरत यदि आप रियली सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हो तो जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाते हो, सामान जब खरीदते हो, बेस्ट मशीन बेस्ट चीजें खरीदनी चाहिए, उसके बारे में यदि टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी चीज खरीदोगे. यहीं पे मार्जिन होता है और यहीं पे पैसे होते हैं, यहीं पे डिफरेंस होता है और यहीं पे मार्केटिंग में लोग गड़बड़ करते हैं. सो दिस नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू टू सेलेक्ट द बेस्ट इक्विपमेंट जिसकी लाइफ अच्छी हो, जिसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हो. ओके, इट शुड बी एम्फसाइज्ड दैट these parameters are not to be regarded as a universal constant, but that some mild dependence of W and F on particle type and energy is experimentally observed. The energy dependence is often most evident for X-rays and gamma rays in the energy region near the atomic cell absorption age of the fill gas. देखो ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि W और F का जो भी वैल्यू जो है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट नहीं होता, बट ऐसा देखा गया है कि उसका वैल्यू भी किस पार्टिकल का टाइप है और कितनी एनर्जी है उसके ऊपर भी वो चेंज करता है, उसका वैल्यू डिपेंड करता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है. द एनर्जी डिपेंडेंस इज ऑफन मोस्ट evident for X-rays and gamma rays in the energy region near the atomic cell absorption age of the fill gas. मतलब जो fill gas जो है उसका K absorption age होगा, समझ गए कि K सेल जब निकलेगा वहां पे जाकर के उस K सेल की जो K absorption age वाली जो एनर्जी जो होती है वो वहां पे जाकर के उसका असर एनर्जी डिपेंडेंस का वैल्यू जो है, मतलब W और F का वैल्यू कैसे मॉडिफाई करेगा ये. द एनर्जी डिपेंडेंस इज ऑफन मोस्ट इविडेंट, राइट, कि ये W और F के वैल्यू जो हैं वो एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, वो कहाँ पे जाके क्लियर होता है. इट इज मोस्ट इविडेंट इन केस ऑफ एक्सरे और गामा रे के केस में. और कहाँ पता चलता है, जो K सेल का एब्जॉर्प्शन एज है वो वहां पे उसका इफेक्ट जो है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होता है कि ये W और F का वैल्यू पार्टिकल और एनर्जी पे डिपेंड करता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन वहीं पे जाकर के दिखता है. ठीक है, वेरी नाइस. The diffusion and drift characteristics of the electron can vary considerably depending on the specific choice of the fill gas. Right. जो आपने fill gas लिया है, कौन सा fill gas है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि diffusion and drift character इलेक्ट्रॉन कैसे डिफ्यूज करेंगे और किस वेलोसिटी से आगे, मतलब
वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो वो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, फिल गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो डिफ्यूजन जो है और ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन वेरी कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक चॉइस ऑफ द फिल गैस, राइट। एक फिल गैस लेंगे तो उस केस में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का वैल्यू अलग होगा, दूसरे फिल गैस के लिए डिफरेंट होगा, राइट। एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल डेटा आर अवेलेबल ऑन दीज पैरामीटर्स। मतलब इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करा है, राइट, कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। ये बोल रहे हैं एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल डेटा आर अवेलेबल ऑन दीज पैरामीटर्स and an example of difference in electron mobility for different gas is illustrated later in the chapter, right, and in figure 6.17 ये है 6.17 फिगर आपका, the electron drift velocities in various gases as reduced electric field compiled by some particular author। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो क्या है, इस केस में क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे दिया गया है, और इस एक्सिस, ये एक्सिस जो है वो लॉग का एक्सिस है, याद रखिएगा। दिस एक्सिस इज लॉगरिथमिक एक्सिस है, ये एक्सिस भी लॉगरिथमिक एक्सिस है, और इस पे क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया है। इधर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इधर जो है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें देखो अलग अलग का, ये हर गैस का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको अलग दिख रहा है, बस इतना ही समझना है, हर गैस का अलग अलग है। मतलब एक रिड्यूस्ड कोई भी आप ले लो, ये सपोज करो कि ये वैल्यू ले रहे हो, करेक्ट, और ये लाइन आप खींच दो, यदि मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन होता तो हर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यूज इसका अलग है, करेक्ट, समझ में आ रहा है, इसका डिफरेंट है, सही है, आपको समझ में आया वो क्या बोल रहा था। सो यही बोला, एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी फॉर डिफरेंट गैसेज इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। जो ये पहला लाइन बोला है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन वेरी कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक चॉइस ऑफ योर फिल गैस। सम कंसिडरेशन इन चूजिंग फिल गैस इंक्लूड्स एटॉमिक नंबर, क्या क्या देखना चाहिए हमें, एटॉमिक नंबर देखना चाहिए, एंड डेंसिटी, इफ गामा रे एनर्जी और एक्सरे आर टू बी डिटेक्टेड इन द गैस। यदि गामा रे और एक्सरे का डिटेक्शन करना है प्रोपोर्शनल काउंटर में, तो आपको क्या देखना है, एटॉमिक नंबर देखना है और उसकी डेंसिटी देखनी है, करेक्ट। हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, high drift velocities if fast rising output pulses are needed and a small values of electron diffusion coefficient to minimize the charge spreading for gas filled devices in which position of primary interaction is to be registered। मतलब क्या बोला है यहाँ पे आपको कि किस तरह की चीजें चाहिए, एक तो बोला कि एटॉमिक नंबर आपको देखना है और डेंसिटी देखना है, कब, जब आपको गामा रे डिटेक्ट करना है और एक्सरे डिटेक्ट करना है। हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटीज देखनी है कब, जब फास्ट राइजिंग पल्स आपको चाहिए तो हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए आपको। स्मॉल वैल्यूज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कोफिशिएंट का चाहिए, किस लिए, टू मिनिमाइज द चार्ज स्प्रेडिंग फॉर गैस फिल्ड डिवाइसेस, मतलब चार्ज स्प्रेड ना करे, उसके लिए क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो चाहिए उसका वैल्यू स्मॉल चाहिए, ठीक है। इन विच पोजीशन ऑफ द प्राइमरी इंटरेक्शन इज टू बी रजिस्टर्ड, मतलब ये बोला कि जहां पे पोजीशन हमें डिटरमिन करना है कि कहां पे इंटरेक्शन हुआ है, तो उस केस में ये चार्ज जो डिफ्यूज जो हो जाता है, जो स्प्रेड होता है, उसको मिनिमम होना चाहिए। लाइक जैसे लाइट स्प्रेड होता है ना, लाइट जितना शार्प होगा उतना ही
बेटर डिटेक्शन होगा। तो उसी तरह से एवलांच जितना छोटा होगा ऑन स्प्रेड ओवर द लाइक ये जो रीजन बना यहाँ पे एवलांच इतना ही दूर में यदि बनता है राइट, तो ये पोजीशन का डिटर्मिनेशन मोर एक्यूरेट होगा। समझ गए? सही है, आगे चलो। अरे मेरी स्पीड तो कुछ ज्यादा है आज। मेनी ऑफ दीज पैरामीटर्स कैन बी कैलकुलेटेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी and the number of computer codes have been developed based on the numerical solution of the transport equation that describes electron motion in the gas। मतलब ये बोल रहे हैं कि many of these parameters जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, बाकी ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैसी होगी किस पर्टिकुलर गैस में, उसके लिए उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करा जा सकता है और इसके लिए सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, लोगों ने कंप्यूटर कोड्स लिखे हुए हैं। It has been developed based on the numerical solution of the transport equation। ट्रांसपोर्ट इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा किस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू मूव करेगा, उसका भी तो एक इक्वेशन होगा राइट, दैट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन मोशन इन द गैस। ठीक है जी, चलें आगे। अरे थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों, किसका नाम लूं?